सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने बात करी थी लिबरलाइजेशन की, है ना। अब फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की लिबरलाइजेशन होगी तो इसको बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया। अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वन ऑर्गेनाइजेशन थी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन एम था कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो। ठीक है, एंड इट स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। सो WTO ने अपने इस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कुछ रूल्स भी इस्टेब्लिश किए। इन रूल्स को सभी कंट्रीज को फॉलो करना था और उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल ट्रेड कर सकती थी। सो जुलाई 2016 में नियरली 165 कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं वो WTO की मेंबर्स बन गई और ये सारी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेडिंग करती थी, मतलब करेंगी, और इंटरनेशनल ट्रेड करते करते WTO के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो भी करेंगी। इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मीन्स, ये जो एग्जांपल है ये आपको नीचे दी गई, इसमें आप रीड कर सकते हैं कि चाहे WTO ने, ये एग्जांपल कहती है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे थे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, सभी कंट्रीज जो हैं वो जो भी बैरियर्स लगाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर, उसको रिमूव कर दें। ठीक है, बट कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो थी वो अनफेयरली उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को रखा। तो WTO जो है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज को तो फोर्स किया गया था कि वो सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दें। तो ये ट्रेड बैरियर्स डेवलप्ड कंट्रीज को भी रिमूव करने चाहिए थे, बट कुछ कंट्रीज ने रिमूव नहीं किए। इसके लिए आप एग्जाम्पल को रीड कर सकते हैं। इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट से पूछा था कि जो ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे WTO के अकॉर्डिंग, हटाए गए थे, उनको डेवलप्ड कंट्रीज ने क्यों नहीं रिमूव किया। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, क्या इफेक्ट हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट हुआ और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हुआ। प्रोड्यूसर्स को ये बेनिफिट हुआ कि अब कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो गया और उनको मौका मिला कि वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इम्पैक्ट था। और कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट हुआ, बिकॉज कंज्यूमर्स के पास अब ज़्यादा चॉइसेस थी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे, तो उनमें से वो जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए उनकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग वो उसको चूज कर सकते थे। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड दिस इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज MNC have increased their investments in India over the past 20 years. It means investing in India has been beneficial for them. MNCs ने क्या किया कि अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इंक्रीज किया। अब अगर MNC इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, MNCs जो है, जैसे सेल फोन की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, फास्ट फूड, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के और बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। आप लोगों को भी पता होगा कि आप जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। सो जो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड होने के कारण क्या था कि ये जो इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज थी, इसमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिली लोगों को, लोकल कंपनीज को। लोकल कंपनीज रॉ मटेरियल देती थी और ये MNCs फाइनल प्रोडक्ट जो थी वो बनाती थी। नेक्स्ट इन पॉइंट जो है वो है टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। जो टॉप इंडियन कंपनीज थी उन्होंने इससे बेनिफिट भी उठाया। उन्होंने क्या किया, न्यू टेक्नोलॉजी में, नए प्रोडक्शन मेथड्स में, ठीक है, अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया, रेज किया, और क्या किया फर्दर, दे हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। सो मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन जो है, इट हैज़ enabled many large Indian companies to emerge as multinationals। अब जैसे हम बात करें टाटा मोटर्स की, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, इन्फोसिस, IT, रेनबैक्सीम फॉर मेडिसिन के लिए, एशियन पेंट्स के लिए, सुंदरम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स के लिए। दीज आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। सो ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ग्लोबलाइजेशन का। पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडियन कंपनीज के ऊपर। सो अगर फॉरेन कंपनीज यहाँ आके वर्क कर रही हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रही हैं, तो इंडियन कंपनीज भी
बेनिफिट ले रही हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन जो है वो गुड्स की बात हमने भी पहले भी बात करी है कि सिर्फ यहाँ पे गुड्स की बात नहीं हो रही है, जो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। अभी हमने एग्जाम्पल भी की थी जो लंदन रीडर्स के लिए मैगजीन दिल्ली में प्रिंट आउट हुई थी, ठीक है। सो दैट वाज आल्सो एन गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो हमने ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की बात करी है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो स्ट्रगल में हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जिनके पास स्किल थे, वेल्थ थी, नॉलेज थी, उन्होंने तो बहुत बेनिफिट उठाए ग्लोबलाइजेशन से और अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाए, ठीक है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर हो तो सबके लिए हो, बेनिफिट अगर हो ग्लोबलाइजेशन के तो सबके लिए हो। तो इसमें गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा, एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करती है। सो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट ना करे, बल्कि कंट्री के सभी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि जो लेबर लॉज हैं दे शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। सभी कंपनीज जो हैं वो लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करें, मीन्स कि वर्कर्स जो हैं, जो लेबर है, उसको उनके राइट्स मिलें, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिलें और उनको अच्छी वेजेस मिलें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी सपोर्ट करे गवर्नमेंट, सो दैट स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें और बिग प्रोड्यूसर्स के साथ कम्पीट कर सकें। और जहाँ ज़रूरत हो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाने भी चाहिए और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे रिमूव कर देने चाहिए। नेक्स्ट, और गवर्नमेंट को WTO के साथ नेगोशिएट करना चाहिए कि वो फेयर रूल्स रखे सभी कंट्रीज़ के साथ। ऐसा ना हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डोमिनेट करें, ठीक है। सो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बात कर रहे हैं कि लोगों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन फेयर होनी चाहिए, सभी लोगों के बेनिफिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिच लोग या कुछ एक पोर्शन लोगों का इससे बेनिफिट ले। तो अगर लोग भी, पीपल भी अगर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैंपेन्स के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं WTO के डिसीजंस को रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू दिस चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। सो जस्ट रीड once again from your book and watch the video. Thank you.